नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर। मैं विनीत आज फिर से आपके सामने पार्ट 3 धातु एवं अधातु से वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस लेकर आया हूं। देखिए, इससे पहले हमने बहुविकल्पीय प्रश्न किए थे। देखिए, इन क्वेश्चनों को कराने का हमारा मेन मकसद है कि आप जो बड़े बड़े क्वेश्चंस, जो अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न जो पढ़ रहे हो, वो आपके जैसे आपने पाठ्य पुस्तक के, अभ्यास के या अन्य महत्वपूर्ण जो प्रश्न किए हैं, उन्हीं में से कुछ हमने लाइनें या कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बनाए हैं और वो हमने अति लघु उत्तरात्मक प्रश्नों के उत्तर के रूप में लिखे हैं। तो आज हम आपको अति लघु उत्तरात्मक प्रश्नों के बारे में बताएंगे जो कि 1 मार्क्स के आपके एग्जाम के अंदर आते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे दे रखा है कि तन्यता किसे कहते हैं। देखिए, वैसे तो हम बहुत ही बार इन सभी चीज़ों को डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे हमें वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस करने हैं। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले प्रश्न नंबर 1 में हमसे पूछा है कि तन्यता किसे कहते हैं। देखिए, धातु का वह गुण जिसमें धातु को पीट कर, या ये कहे कि धातु को एक लंबी तार के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, उसे हम तन्यता कहते हैं। यहां पे हमें देखिए, सिंपल भाषा में क्या लिखा है कि धातुओं का वह गुण जिसके कारण उनको खींचकर लंबी तारें बनाई जाती है, उसे हम तन्यता कहते हैं। धातु का ऐसा गुण जिसमें हम पीट कर चादर के रूप में परिवर्तित करते हैं, उसे हम अघातवर्धता कहते हैं। लेकिन जब हम धातु के उस गुण की बात करें जिसमें धातु को एक लंबी तार के रूप में खींचकर बनाया जाता है, उसे हम तन्यता कहते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 में अघातवर्ध्य आ गया है कि धातु का वह गुण जिसके कारण उनको पीट कर पतली चादरें बनाई जाती है, उसे हम अघातवर्ध्यता कहते हैं। देखिए, यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है आपके अभ्यास के पाठ्य पुस्तक के अंदर भी दिया गया है। तो यहाँ पे आपको ये भी आपसे पूछ सकता है कि तन्यता एवं अघातवर्ध्यता का वर्णन कीजिए। तो धातु का वह गुण जिसमें धातु को लंबी तार के रूप में खींचकर बनाया जा सकता है, उसे हम तन्यता कहते हैं। और धातु का वह गुण जिसमें धातु को पीट कर चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सके, उसे हम अघातवर्ध्यता कहते हैं। प्रश्न नंबर 3 में बात करेंगे कि ऐसी दो धातुओं के या 2 ऐसी धातुओं के नाम बताइए जो स्वतंत्र अवस्था में यानी कि मुक्त अवस्था में पाई जाती है। मुक्त अवस्था में कौन सी धातु पाई जाएगी, यानी कि वह धातु जो कभी भी किसी भी, जैसे जल है, वायु है या कोई भी केमिकल पदार्थ उनके साथ अभिक्रिया ना करे, तो ऐसी धातु होती है सोना, चांदी और प्लेटिनम। यहाँ पे 2 पूछे हैं, हमने आपको 3 बताई है, सोना, चांदी एवं प्लेटिनम। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 में देखिए, यहाँ पे कुछ संघटक दे रखे हैं। इनका मीनिंग क्या होता है कि जब 2 या 2 से अधिक कोई धातुएं मिलाकर बनाई जाती है, जैसे सोल्डर जो है सीसा और टीन। हमने बताया था आपको लेड, पीबी का मतलब होता है लेड मतलब सीसा, और एसएन का मतलब होता है टीन मिलाकर बनाया जाता है, उसे सोल्डर। कांसा जो होता है वो कॉपर को मिलाकर प्लस में जिंक को मिलाकर बनाया जाता है, और पीतल भी कॉपर प्लस में, यहाँ पे गलत दे दिया भाई, कांसा जो है, पीतल जो है, यहाँ पे एक में टीन आएगा और एक में जिंक आएगा। तो यहाँ पे देखिए, जो कांसा है, कांसे को हम ब्रोंज बोलते हैं, और ये जो होता है कॉपर प्लस में टीन का बना होता है। तो यहाँ पे ब्रोंज जो है, यहाँ पे आपका गलत दे दिया, ये आपका टीन यानी कि टीन से बनेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, पीतल जो है कॉपर और जिंक से मिलकर बनेगा।
इसके बाद आता है प्रश्न नंबर 7 कि मिश्र धातु किसे कहते हैं, कि दो या दो से अधिक धातु और अधातुओं का जो समांगी मिश्रण होता है उसे हम मिश्र धातु कहते हैं। सिंपल भाषा में बात करें तो दो या दो से अधिक धातुओं के मिश्रण को हम मिश्र धातु कहते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 8 कि किस मिश्र धातु को अमलगम कहते हैं। देखिए मरकरी जो है उसको हम अमलगम कहते हैं। वह मिश्र धातु जिसमें एक धातु मरकरी होती है उसे हम अमलगम कहते हैं। देखिए किसी भी चीज का जब हम अमलगम तैयार करते हैं तो उसके अंदर मरकरी धातु का उपयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 9 में कि निम्नलिखित का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए, और क्रमांक नंबर दे भी रखा है। एल्यूमिनियम 13 है और फॉस्फोरस आपका 15 है। तो मैं आपको बताऊंगा फॉर्मूला जो होता है 2n की पावर 2, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो यदि हमारे पास n की वैल्यू 1 है तो 2 एकम 2 हो जाएगा। यदि हमारे पास n की वैल्यू 2 है तो 2 दूनी 4 दूनी 8, और यदि हमारे पास n की वैल्यू 3 है तो 3 3 9 दूनी 18। यानी कि पहले सेल के अंदर जो पहला कोष जो होगा उसमें 2 भरे जाएंगे जिसको हम k बोलते हैं। दूसरा जो है l, इसमें 8 भरे जाएंगे, और यहाँ पे 2 8 10 हो गए, और हमारे पास बचे 3, तो m सेल में 3 भरे जाएंगे। इसी तरह फॉस्फोरस की बात करें तो पहले में 2, दूसरे में 8 8 और 2 10 हो गए, बाकी बचे आपके 5। आने चाहिए थे 8 लेकिन 8 तो है ही नहीं क्योंकि हमारे पास 15 है, तो 5 बचेगा, तो लास्ट वाले सेल में 5 आएंगे। इन्हीं को हम जो इनकी संयोजकता बोलते हैं। यहां पे भी हम इसको क्या बोलेंगे, क्योंकि संयोजकता हमेशा 1 2 3 और 4 तक होती है, और जो आपका 5 दे रखा है, 6 दे रखा है, 7 दे रखा है, तो 5 में जो होती है 1 होती है, 6 में 2 होती है, 7 में 3 होती है। तो इसकी संयोजकता, इसकी तो होगी हमारी 3, और इसकी संयोजकता जो है जिसको हम वैलेंसी बोलते हैं वो इसमें होगी आपकी 1। इसके बाद प्रश्न नंबर 10, यहाँ पे भी पोटेशियम 19 है, तो K के अंदर 2, L के अंदर 8, M के अंदर 8 और N के अंदर 1। तो यहाँ पे देखिए 2 8 10 10 और 8 18 और 1 19, तो 1 यहाँ पे संयोजकता होगी। ये परमाणु संख्या 17 है जो कि क्लोरीन है, इसमें 2 8 10 10 और 7 17, इसकी भी संयोजकता जो होगी 1 होगी, इसकी भी संयोजकता जो होगी 1 होगी। निम्न का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। देखिए आगे नेक्स्ट पेज पे देखिए, पहले तो हम यहाँ पे बात करेंगे, ये हमने क्वेश्चन अच्छी तरह नहीं बनाया, तो निम्न का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिए। जैसे मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम जो होता है वो होता है आपका 12 नंबर। तो इसको कैसे बनाएंगे, K के अंदर 2, L के अंदर 8 और M के अंदर 2, यानी कि ये इसकी वैलेंसी होगी। आर्गन जो है हिंदी में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी, आर्गन जो है वो 18 होता है। तो K के अंदर 2, L के अंदर 8, M के अंदर भी 8 और N के अंदर देखिए 2 8 10 और 8 18, ये हमारी वैलेंसी जो है इसकी 0 होगी। इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 0 होगी। इसके बाद हमारा जो है प्रश्न नंबर 12 है कि अयस्क किसे कहते हैं। अयस्क ऐसे खनिज जिनसे धातुएं प्राप्त करना आसान, सुविधाजनक और सुगम, सस्ता। सुगम आसान होता है, सस्ता एवं लाभप्रद यानी कि लाभकारी होता है, उसे हम अयस्क कहते हैं। और खनिज किसे कहती है, पृथ्वी में पाए जाने वाले वे प्राकृतिक पदार्थ जिनमें धातुएं और उनके यौगिक उपस्थित होते हैं। यानी कि भूपर पट्टी में पाए जाने वाले वे पदार्थ जिसमें धातु और उनके यौगिक होते हैं उन्हें हम खनिज कहते हैं। प्रश्न नंबर 14 में देखिए एक्वा रीजिया। देखिए हमने बहुविकल्पीय में आपको बताया था जो HCl होता है
उसका अनुपात 3 होता है और जो नाइट्रिक अम्ल होता है उसका अनुपात 1 होता है। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि एक्वा रिजिया किस काम आता है, तो जैसे सोना हुआ और प्लेटिनम हुआ उसको गलाने में काम आता है, क्योंकि एक्वा रिजिया जब हम डालते हैं जिसके अंदर HCl और HNO3 होता है तो वो सिर्फ धातु और प्लेटिनम को गलाने में उपयोग किया जाता है। और यहाँ पे पूछ भी लिया कि एक्वा रिजिया किसे कहते हैं। एक्वा रिजिया बोलते हैं कि सांद्र यानी कि कंसंट्रेटेड HCl और सांद्र HNO3 का 3:1 का जो मिश्रण होता है उसे हम एक्वा रेजिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्वा रेजिया बोलते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 16 कि विद्युत की सुचालक अधातु, देखिए धातुएं विद्युत की सुचालक होती है शीशे को छोड़कर, लेकिन यहां पे अधातु पूछी है जो सुचालक होती है वो होती है आपकी ग्रेफाइट। क्या होती है? ग्रेफाइट। प्रश्न नंबर 17 में बूपर पट्टी पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सी अधातु पाई जाती है, तो यहां पे देखिए यहाँ पे बूपर पट्टी पे सर्वाधिक मात्रा में कौन सी अधातु जो होती है वो ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन भी है। इसके बाद देखिए कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है, दोबारा रिपीट हो गया, सोना, चांदी और प्लेटिनम। 2 मिश्र धातुओं के नाम बताने हैं। वैसे मिश्र धातु बहुत ही ज़्यादा है, कांसा है, पीतल है, सोल्डर है, ये सभी चीज़ें जो होती है हमारी जो है मिश्र धातु के अंदर आती हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 20 कि सबसे अच्छी सुचालक होती है चांदी और सबसे कम सुचालक वो होती है आपका लेड यानी कि सीसा। 1 ग्राम सोने की कितनी लंबी तार बनाई जा सकती है, तो यहां पे लिखेंगे लगभग 2 किलोमीटर लंबी तार बनाई जा सकती है। सबसे अधिक कठोर प्राकृतिक पदार्थ जो है वो हीरा है जो कि एक अधातु है। एक नरम धातु का नाम बताना है। नरम धातु सोडियम, पोटेशियम और लिथियम ये नरम धातु होती है, बाकी अन्य सभी धातुएं जो होती है कठोर होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 कक्ष ताप पर यानी कि रूम टेम्परेचर पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु, देखिए मरकरी यानी कि पारा जो होती है, पारा एक ऐसी धातु है जो कि द्रव अवस्था में पाई जाती है, बाकी सभी धातुएं जो होती है ठोस अवस्था में पाई जाती है। प्रश्न नंबर 25 को ध्यान से देखिए। सबसे अधिक तन्य धातु आपकी सोना है, क्योंकि 1 ग्राम के अंदर हम 2 किलोमीटर लंबी तार बना सकते हैं। प्रश्न नंबर 26 धातुओं के भौतिक गुण लिखने हैं। देखिए धातुओं के भौतिक गुण क्या होते हैं? धातुएं ठोस होती है, तन्य होती है, अगात वर्ध्यता होती है, इनमें धात्विक चमक भी होती है। तो धातुओं के अनेकों भौतिक गुण हैं। यहाँ पे हमने कुछ ही आपको डिस्कस किए हैं। जब हम अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न कराएंगे तो तब हम इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 27 ऐसी 2 धातुओं के नाम बताइए जो हाथ पर रखने से ही पिघल जाती है, वो आपकी गैलियम और सीजियम है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गैलियम और सीजियम ऐसी धातु होती है जो कि हाथ पे ही रखने पर पिघल जाती है। इसके बाद एनोडीकरण किसे कहते हैं? देखिए कल हमने जब वैकल्पिक प्रश्न कराए थे तो उनमें बताया था कि एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम एनोडीकरण कहते हैं। प्रश्न नंबर 29 में वायु के प्रभाव से कॉपर पर हरे रंग की परत किस पदार्थ की जम जाती है? देखिए कॉपर पर बेसिक कॉपर कार्बोनेट की परत जम जाती है जिसका रंग हरा होता है। वायु के प्रभाव से सिल्वर पर यानी कि चांदी पर, कई बच्चे ध्यान दें कि चांदी को ही सिल्वर बोलते, काले रंग की परत जम जाती है उसको बोलते हैं सिल्वर सल्फाइड। क्या बोलते हैं? सिल्वर सल्फाइड बोलते हैं। ठीक है। इसके बाद जंग लगने के लिए कौन सी 2 परिस्थितियां आवश्यक होती है? यानी कि संचारित होने के लिए जल और वायु की उपस्थिति बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है, क्योंकि जंग लगना उसी को कहते हैं।
ऐसी दो धातुओं के नाम बताइए जो संचारित नहीं होती। देखिए सोना और प्लेटिनम ऐसी धातु है जो संचारित नहीं होती। और जंग का सूत्र है Fe2O3 और X मॉलिक्यूल जो होते हैं वाटर के होते हैं यानी कि जल के होते हैं। स्टेनलेस स्टील के संघटक कौन से होते हैं? आयरन जिसमें कि 73%, क्रोमियम 18%, निकिल 9% और कार्बन 0.5%। शुद्ध सोने में चांदी या तांबा क्यों मिलाया जाता है? देखिए शुद्ध सोना जो होता है वो काफी नरम सोना होता है, लेकिन जब उसके अंदर हम चांदी या तांबा मिलाएंगे तो वह सोना कठोर बन जाता है, यानी कि कठोर बनाने के लिए, सोने को कठोर बनाने के लिए हम उसके अंदर मिलाते हैं। 22 कैरेट सोने का क्या अर्थ है? देखिए 22 कैरेट का मतलब है कि 22 भाग शुद्ध सोने के और 2 भाग तांबे के या चांदी के। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का होता है। लेकिन जब हम कोई भी अपनी ज्वेलरी बनाते हैं, कोई भी हम अपने आभूषणों का निर्माण करवाते हैं तो वहां पे केवल 22 कैरेट का ही सोना दिया जाता है। मरकरी के अयस्क कल ही भी बात हुई थी, सिनेबार। मरकरी का जो अयस्क होता है वो सिनेबार होता है। यदि हम एल्यूमिनियम की बात करें तो उसका जो होता है वो बॉक्साइट होता है। प्रश्न नंबर 39 में कौन सी धातुएं मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं? 3 ही धातुएं मैंने बताई, सोना, चांदी और प्लेटिनम। 3 बार रिपीट हो चुका है, ये मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। इसके बाद अधातुएं किन्हें कहते हैं? जो तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आयन बनाते हैं उन्हें हम अधातुएं कहते हैं। और जो धन आयन बनाएंगे उन्हें हम धातुएं कहते हैं। प्रश्न नंबर 41 तरल अधातु का नाम बताना। ये ब्रोमीन एक ऐसी धातु होती है जो कि तरल अवस्था में, अधातु होती है जो कि तरल अवस्था में पाई जाती है। ऊपर पट्टी पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सी अधातु पाई जाती है? ऑक्सीजन। अधातुओं के कुछ गुण धर्म बताने हैं। देखिए अधातुएं भंगुर होती है, ये ऊष्मा और विद्युत की कुचालक होती हैं, ना ही इनमें साउंड होता। तो कई बातें हमारी होती है अधातुओं के गुण के अंदर। विद्युत की सुचालक अधातु, देखिए ग्रेफाइट ऐसी अधातु जो धनायन बनाती है। सिर्फ एक हाइड्रोजन है जो कि धनायन बनाती है। जब भी तो हमें ये कहा जाता है कि धातुएं किन्हें कहते हैं। सिंपल सी भाषा में जब हम बात करते हैं कि धातुएं जिनके अंदर 1, 2 और 3 बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन होते हैं, केवल हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़कर। अपरूप किसे कहती है? ओलोटॉप्स। एक ही तत्व के विभिन्न रूप जो भौतिक गुण भिन्न होते हैं परंतु रासायनिक गुण समान होते हैं। भौतिक गुण का मतलब है उनकी आउटर अपीयरेंस अलग अलग हो सकती है, जैसे ग्रेफाइट, फुलेरीन और हीरा। कार्बन के 2 अपरूपों के बारे में बात करनी है। देखिए हीरा और ग्रेफाइट यहाँ पे दे रखा है। इसके बाद 2 मिश्र धातुओं के नाम बताने। कांसा, पीतल, सोल्डर, स्टेनलेस स्टील। उपधातुएं किन्हें कहते हैं? ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। जिनमें धातु और अधातु दोनों के ही गुण पाए जाते हैं उन्हें उपधातु कहते हैं। जैसे आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ। ये 3 ऐसी अधातुएं यानी उपधातु है जिनमें दोनों ही गुण पाते हैं। सक्रियता श्रेणी में नीचे से कौन सी धातुएं आती है? सबसे नीचे आती है पारा और कॉपर, जिसका निष्कर्षण करना पड़ता है। वैसे तो सबसे नीचे जो आती है सोना आती है, लेकिन यदि हम बात करें कि उनका निष्कर्षण करना है, उनमें से धातुएं निकालनी है, तो वो है कॉपर और पारा। सक्रियता श्रेणी के मध्य में कौन सी धातुएं आती है? देखिए मध्य के अंदर भी बहुत सारी आती है, जिंक, आयरन और सीसा, लेड जिसको हम बोलते हैं। इसके बाद देखिए साधारण अभिक्रियाशील धातुओं के अयस्क किस रूप में पाए जाते हैं? देखिए साधारण जो धातुएं होती हैं उनके अयस्क या तो सल्फाइड की फॉर्म में पाए जाते हैं या कार्बोनेट की फॉर्म में पाए जाते हैं। इसलिए हम बर्जन और निष्पातन विधि का उपयोग करते हैं। निस्तापन
निस्तापन किसे कहते हैं? कार्बोनेट अयस्कों को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करके ऑक्साइड में बदलने की प्रक्रिया निस्तापन कहते हैं। जैसे कार्बोनेट अयस्क होते हैं, क्योंकि धातुएं जो होती है कार्बोनेट की फॉर्म में पाई जाती है, तो उनको जैसे हम अधिक तापमान पर गर्म करेंगे तो उनके ऑक्साइड में उनको हम बदल देते हैं, तो उस अभिक्रिया को निस्तापन अभिक्रिया कहते हैं। भर्जन के अंदर, भर्जन किसे कहते हैं? सल्फाइड अयस्कों को वायु की उपस्थिति में उच्च ताप पर गर्म करके ऑक्साइड में बदलने की। देखिए दोनों में ही ऑक्साइड में बदला जाता है, फिर उसका अपचयन किया जाता है जब हमें प्योर धातु प्राप्त होती है। निस्तापन अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए, जैसे जिंक कार्बोनेट है, इसके अंदर जिंक ऑक्साइड आ गया, देखिए जिंक का ऑक्साइड बना दिया, जिंक का ऑक्साइड बना दिया और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गई। इसके बाद देखिए भर्जन का एग्जाम्पल, यहां पे देखिए जिंक सल्फाइड है, ऑक्सीजन इसके अंदर मिली और सल्फर डाइऑक्साइड बाहर निकाल दिया। प्रश्न नंबर 57 में देखिए, साधारण अभिक्रियाशील धातुओं के निष्कर्षण में अपचायक के रूप में प्राय किसका प्रयोग किया करते हैं? अपचायक के रूप में हम कार्बन का। मैग्नीज और क्रोमियम जैसी धातुओं के निष्कर्षण के लिए प्राय किसका अपचायक का उपयोग किया जाता है? एल्यूमिनियम का। अपचायक का मतलब क्या होता है? उसमें से ऑक्सीजन बाहर निकलती है, इसलिए ये कह रहा मैग्नीज और क्रोमियम जैसी धातुओं का जब निष्कर्षण किया जाता है तो उसमें हम एल्यूमिनियम को लेते हैं और एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाता है। इसके बाद स्करियता श्रेणी में सबसे ऊपर पोटेशियम होता है। धातु परिष्करण किसे कहते हैं? देखिए अशुद्ध धातुओं को शुद्ध करने का प्रक्रम जो प्रोसेस होता है उसे हम परिष्करण कहते हैं। वैद्युत अपघटनी परिष्करण द्वारा किन दो धातुओं को परिष्कृत किया जाता है? तांबा और सोना। विद्युत अपघटनीकरण के द्वारा सोना और चांदी, तांबा। एनोड पंख किसे कहते हैं? देखिए ये एक अलग सा प्रश्न आया है कि एनोड पंख किसे कहते हैं? विद्युत अपघटनी परिष्करण जब हम सोने और तांबे का करते हैं तो उस दौरान एनोड तल के नीचे एकत्रित अशुद्धियां एनोड पंख कहलाती है। जो अशुद्धियां इकट्ठी हो जाती है एनोड पर वे एनोड पंख कहलाती है, जो भी इम्प्योरिटीज होती हैं। धातुकर्म किसे कहते हैं? धातुओं को उनके अयस्क से निकालना और उनको उपयोग हेतु शुद्ध करना धातुकर्म कहलाता है। प्रश्न नंबर 64 में धातु निष्कर्षण किसे कहते हैं? धातुओं को उनके अयस्कों से प्राप्त करना, धातुओं को उनके अयस्कों से प्राप्त करना धातु निष्कर्षण कहलाता है। गैंग अयस्कों में उपस्थित अवांछनीय अशुद्धियां जैसे कि मिट्टी होती है उन्हें हम गैंग कहते हैं। अयस्कों में कौन सी अशुद्धियां पाई जाती है? जैसे बालू, चूना पत्थर, अबरख, चट्टानी पदार्थ, ये सभी चीजें जो है अयस्कों में अशुद्धियां होती हैं। लास्ट प्रश्न आपका है कि सिनेबार। देखिए सिनेबार मरकरी के लिए उपयोग किया जाता है। सिनेबार अयस्क को गर्म करने पर क्या होगा? देखिए सिनेबार अयस्क को गर्म जब हम करेंगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा तो मरकरी अलग निकल आएगी, सल्फर डाइऑक्साइड अलग। सिनेबार हम जो है जो मरकरी का अयस्क होता है उससे मरकरी निकालने में मदद करता है। देखिए आज की क्लास के अंदर हमने अति जो बहुत ही छोटे प्रश्न एक शब्द में एक वाक्य में आपको कराए। जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।